चालेल. Good evening, all of you. So, this is first class of 10th Science 2 for academic year 2021 to 22. Though we know that till last year's 10th exam are pending and maybe probably in June they will have 10th exam. So, we have now two students. Those who will be appearing for exams in June of 2021 and the students who will be appearing for exam in the March of 2022. So for the students who have already been through the complete syllabus multiple times, it will be some sort of a revision. And for students who are seeing this syllabus first time, it will be sort of starting up phase और वार्म अप फेज. तो ये वार्म अप फेज के लिए कल लीना मैडम थी, आज आपके साथ है मानसी मैडम, और मानसी मैडम आपको साइंस 2 पढ़ाएंगी और आपको अच्छे से इंग्लिश, हिंदी, मराठी में वो एक्सप्लेन करेंगी. नॉर्मली इट विल बी इन इंग्लिश एंड मराठी, तो क्या हिंदी में समझाने के आज के डेट पे तो हमारे पास ऐसे स्टूडेंट नहीं है. तो मानसी मैडम पिछले 20-25 साल से पढ़ा रही और आपको वो अच्छे से समझाएंगी. या सो मैडम विल बी टीचिंग इन हर नॉर्मल, क्योंकि पिछला एक साल उन्होंने ऑनलाइन तरीके से लास्ट 10th की बैच को पढ़ाया है, वो उसी तरीके से पढ़ाएंगी. तो कोई नई बात तो नहीं होने वाली है मैडम के लिए, क्योंकि वो सालों से ये सब्जेक्ट पढ़ा रही है. जो बच्चे हैं जिनको समझ में न आए कोई बात, तो आपको चैट बॉक्स में लिखना. आप सब बहुत अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, तो मुझे कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है. सो मैडम को मैंने इंट्रोड्यूस किया कि शी इज वेरी गुड टीचर एंड शी विल योर सिलेबस इन द वे इट इज रिक्वायर्ड फॉर दी 10th फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि वो खुद टीचर है 10th की, तो एडिशनल उनका एक पॉइंट है जो हमको यूजफुल होने वाला और पिछले स्टूडेंट्स को भी हुआ. सो नाउ लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम इन माय इंट्रोडक्शन. कीप डिसिप्लिन and madam will continue with her teaching. Thank you madam, please continue. Okay, thanks. Okay madam. Once again, good evening, students. आता जर असं जुन्या मुलांसाठी सांगते की जुने जे आहेत, आता ह्याच्यात कोण कोण दिसते मला? लावण्या दिसते, त्याच्यानंतर भैरवी आहे, नंतर कोण आहे अजून? अमर आहे. तर तुम्ही इंटरेस्टेड आहात म्हटल्यानंतर मला तर खूप छान वाटतं मुलांनो. कारण काय होतंय, सारखं सारखं म्हणजे हे लॉकडाऊन चाललंय आणि परीक्षेची तारीख डिक्लेअर होते आणि पोस्टपोन होते, तर थोडस मुलं पॅनिक होत असतात. तर अजिबात पॅनिक होऊ नका. तुम्ही वर्षभर खूप छान मेहनत केली आणि आम्ही वर्षभर ऑनलाईन टीचिंग मध्ये बघितलंय, तुम्ही खूप सिरियसली, सिन्सिअरली प्रत्येक लेक्चर अटेंड केलंय मुलांनो. त्यामुळे आता फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे की असाच तुमचा जो काही इंटरेस्ट आहे ना, तो 1 महिना अजून पुश करायचा आहे. स्वतःवर कंट्रोल करा. थोडा संधी एक पॉझिटिव्हली घ्या त्याला आणि म्हणायचं की आपल्याला एक संधी मिळाली, 1 महिना अजून थोडासा मिळालाय, तर थोडस ज्याला म्हणतात ना आपण की एक पॉलिश करणं किंवा रिव्हिजन करणं, थोडस जस्ट अगदी म्हणजे वरचेवर रिवाइज करत राहणं, त्याच्यासाठी तुम्हाला हा वेळ मिळाला. असं पॉझिटिव्हली घेतलं तर तुम्ही अजिबात बोर होणार नाही. कारण आता पुन्हा आपण नव्याने सुरुवात करतोय, तेव्हा जे 9th मधनं बघा, 9th वाल्या मुलांची गंमत की विदाउट एक्झाम ते 10th मध्ये आलेत. किती इंटरेस्टिंग आणि असं मॅजिकल आहे की नाही? कुठल्याही प्रकारची एक्झाम न देता मुलं डायरेक्ट एका स्टँडर्ड मधनं दुसऱ्या स्टँडर्ड मध्ये एंट्री मिळवत आहेत. नाही, तुमच्यासाठी किती तो करोना प्रॉफिटेबल झालाय बघा. पण आता एक सांगते की तुम्ही सिरियसली घ्यायचं आहे. कारण तुम्ही 9th ऑफकोर्स तुम्ही आमचे ऑनलाईन टीचिंगचे स्टुडंट असणार आहात, त्यामुळे तुम्ही 9th स्टँडर्ड मधचा संपूर्ण सिलेबस मुलांना तुम्हीही व्यवस्थित अटेंड केला असेल. कारण 9th लेक्चर मी घेतले नव्हते, त्यामुळे मला नाही माहिती की तुम्ही किती हे आहात. पण आता मी पूर्ण वर्षभर तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये राहणार आहे, त्यामुळे ऑफकोर्स मी तुम्हाला म्हणजे मला लगेच 1-2 लेक्चर मध्ये लगेच कळून जातात मुलं कोण सिन्सिअर आहे, कोण सिरियसली करतोय आणि कोण असं लुपाछुपी करतोय किंवा ह्याचं कशाचं
नेटवर्कचा इश्यू आहे किंवा प्रॉब्लेम आहे असं कोण खोटं बोलतं हे पण मला लगेच कळते हा मुलांना. आता नवीन मुलांसाठी थोडंसं मी सांगते की तुम्ही थोडंसं सिरियसली घ्यायचंय. अगदी पहिल्या लेक्चर पासून सिरियसली घ्या असं नाही म्हणणार आहे मी, कारण आपण आता विचार करा मुलांना, आपण एप्रिलला स्टार्ट करतोय आणि नेक्स्ट इयर जर अगदी व्यवस्थित पार पडणार असेल, म्हणजे काहीच विदाऊट निर्विघ्न जायचं असेल, तर ते मार्चला तुम्हाला एक्झाम होईल. म्हणजे कम्प्लीट वर्षभर तुम्ही अभ्यास करणार आहात की नाही, तेव्हा सुरुवातीलाच अगदी खूप असा जोर लावून अभ्यास केला पाहिजे असं नाही म्हणणार आहे. पण एक असं स्लो बट स्टेडी म्हणतात ना, तसा स्टडी तुम्ही कंटिन्यू करायचा आहे हा. जे आज नवीन 10th स्टँडर्ड मध्ये फर्स्ट लेक्चर ज्यांचा होतोय त्यांच्यासाठी मी ह्या सूचना देते हा. थोडस सिरियसली घ्यायचं, म्हणजे का, तर जर आतापासूनच तुम्ही बेसावत राहिलात किंवा जाऊ दे नंतर करेन नंतर करेन, तर तो नंतर कधी तुमचा उजाडत नसतो, कळतंय. आणि आता पहिल्यांदा एक काम करायचंय तुम्ही 9th स्टैंडर्डचं. अच्छा, ओके ओके, हाँ, तो अभी हिंदी में बताती हूँ। एक 9th से जो 10th में आए हैं बच्चे, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अभी पहला लेक्चर है आज का। तो आज का पहला लेक्चर आपको ऐसा ही इंट्रोडक्शन के जैसा होगा, और उसमें मैं सब बताऊंगी कि क्या क्या होगा कैसे होगा। और फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा लेने वाली भी हूँ, क्योंकि मेरे वो लास्ट ईयर के बच्चे हैं वो रिवीजन के लिए आए हैं ना। अभी उन्होंने क्लास जो अटेंड किया है तो खाली उनका रिवीजन होना मस्ट है। हाँ, इसलिए उनके लिए तो मैं एक और फर्स्ट लेक्चर का रिवीजन लेने ही वाली हूँ। लेकिन आपको पहले लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, हाँ, क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो रिवीजन के टाइप में मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगी। और बाद में ये अपने पुराने वाले बच्चे हैं उनको पूछो कि हमारा सिलेबस जल्दी ही कवर हो जाता है और 2-3 बार रिवाइज हो जाता है, तो आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। खाली आपको क्या करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जो होमवर्क दिया है वो करना है, और बिल्कुल एक ओबे पर्सन जो बोलते हैं ना उनके जैसा बिहेव करेंगे ना आप, तो आप अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। हमारे ये पुराने वाले बच्चे हैं, देखो ये कितने सिंसियर है बच्चे। 25 का मार्क का उनका अगर टेस्ट लिया तो वो 23 लाते हैं, तो बोलो कितना स्टडी हुआ है उनका, समझे। तो उन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया, सिंसियरली किया है, तो उसका रिजल्ट उनको मिलने ही वाला है। और ऊपर से उनको एक चांस मिलता है। अभी मैं आपको 10th वाले, अभी इस साल जो 10th में थे वो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपका एग्जाम जो 29 अप्रैल को स्टार्ट होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है, और 3 जून को स्टार्ट होगा। समझ में आया आपको। तो ये इसका तो टाइम टेबल भी आपको मिलेगा, सब मिलेगा। प्रैक्टिकल का जो है उनका जो रिटर्न असाइनमेंट वगैरह है वो आपको स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 20% जो स्कूल में मार्क्स मिलने वाले हैं उनके उसके लिए जो स्कूल वाले टीचर जितना भी रिटर्न वर्क आपको बोलेंगे उतना आपको देना है। हाँ, तो 20% मार्क्स में से 19 या 20 तो आपको मिलने ही वाले हैं, और जो 80% का है उसको आपको अभी 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया, समझो बोनस मिल गया। तो थोड़ा रिवीजन कर लो, बोर मत होना, कंटाला मत करना। और अभी पक गए हम, आपका बोलते हैं आपकी लैंग्वेज रहती है ना, वो पक गए अभी क्या करना है। तो इंटरेस्ट बिल्कुल ही 1% भी कम नहीं करने हैं, हाँ बच्चों, ध्यान में रखो। तो बाद में आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है। मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। और अभी मैं अपना जो रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, ओके। येस भैरवी, व्हेरी गुड। काहीही अजिबात ते म्हणजे रिलॅक्स राहू नका। थोडं म्हणजे जे आता अगदीच खूप करत असाल तर आता थोडस थोडस तुम्ही हे केलं तरी चालेल, पण अजिबात म्हणजे बाहेर पडायचं नाही, रिलॅक्स मोड मध्ये राहायचं नाही, समजतंय। जेवढा वेळ मिळालाय त्याचा सगळ्याचा फायदा करून घ्या हा। खूप छान मुलं आहात तुम्ही, आणि तुमचा रिझल्ट छान मिळाला तर तुमच्यापेक्षा आम्हाला जास्त मजा येणार आहे, जास्त आनंद वाटणार आहे। कारण आपण वर्षभर खूप मेहनत केली आहे ना, खूप रिव्हिजन टेस्ट घेतलेले आहेत, 2-3 वेळा रिव्हिजन झालेलं आहे। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यस, तो सीधा आएंगे हम लोग हमारा फ्रंट पेज।
अभी स्टार्ट करेंगे हम 10th स्टैंडर्ड का साइंस एंड टेक्नॉलॉजी पार्ट 2. ओके. हा. तो अभी जुन्या मुलांसाठी सांगते, थोडस सिरियसली रिव्हिजन म्हणा किंवा तुम्हाला एक असं नवीन परत एकदा ऐकायला मिळेल. तर ते खूप म्हणजे इंटरेस्ट घ्या. अजिबात बोर हा शब्द तुमच्या डिक्शनरीतनं काढून टाका. आता आजचं बघा, आपल्याला 10 लेसन आहेत आणि वर्षभरात आपल्याला 10 लेसन कंप्लीट करायचे आहेत मुलांनो. 10 लेसन म्हटलात तर तुम्ही साधारण एक ये नए बच्चे हैं उनको मैं बताती हूँ कि अगर हमने 10 साइंस 2 का, आपको तो पूरा मालूम है बच्चों, ये साइंस 1 और साइंस 2 दो पार्ट रहते हैं. तो 40 मार्क्स का साइंस 1 रहेगा, 40 मार्क का साइंस 2 रहेगा और 20 मार्क प्रैक्टिकल के रहेंगे. टोटल मिलके हमारा साइंस सब्जेक्ट 100 मार्क का होगा. तो उसमें से जो साइंस 2 वाला लेक्चर है, जो पेपर है, उसका सब लेक्चर मैं लेने वाली हूँ. तो उसमें 10 लेसन है. तो 40 के लिए बोलेंगे तो मिनिमम ईच एंड एवरी लेसन के लिए 4 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे. लेकिन कुछ कुछ लेसन को ज्यादा मार्क्स रहते हैं, कुछ कुछ लेसन को कम मार्क्स रहते हैं. तो आपको ये पकड़ के चलना है कि ईच लेसन को मिनिमम 4 मार्क्स है और ये 4 मार्क के लिए मुझे ये लेसन की प्रिपरेशन करनी है. ओके. चलो. तो अभी एक इंटरेस्टेड नया नए स्टूडेंट है ना, उनको मैं बोलती हूँ, अगर कभी आपने बुक खोला ना, तो उसका फ्रंट व्यू जो रहता है उसको थोड़ा ऑब्जर्व करो. उसके उसमें पूरा दिख ऐसा पिक्चर में दिया रहता है कि अंदर क्या है. तो उसके बाद इंट्रा जो इंडेक्स रहता है उसको देख लो. इंडेक्स के बाद ये एकेडमिक प्लानिंग क्या है, इसको देख लो. अभी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत सीखना है हम लोगों को. तो ये जो जो बुक में है उसको अगर आपने पढ़ लिया, मालूम कर लिया, तो आपको क्यों ये बहुत इंटरेस्ट रहेगा अंदर क्या है, ये लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं, ये पूरा बुक हमें क्या सिखाने वाला है, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है. और ये तो बायोलॉजी का पार्ट रहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग. और लिविंग थिंग के बारे में हमें एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा तो हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा. और ऊपर से हम स्टडी करें करने वाले हैं तो अपना खुद का करने वाले हैं. तो अपना खुद का स्टडी बोलेंगे तो हमें इतना इंटरेस्ट आएगा कि आगे जाके हम डॉक्टर तो बन पाएंगे या नहीं पाएंगे मालूम नहीं है, लेकिन अपने खुद के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी. तो अपना बॉडी का जो मैकेनिज्म है कैसे चलता है, एक बहुत लंबा मशीन चलता है, इसमें कुछ भी फॉल्ट आए तो चलता नहीं. समझ में आया? तो ये अपना मशीन है, कैसे काम करता है, वो कैसा चलता है, उसका इम्प्रूवमेंट हमें कैसे करना है, ये सब हम साइंस 2 में पढ़ने वाले हैं. ओके. तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. तो फर्स्ट क्या है, जो येलो कलर के बॉक्स में दिया रहता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं कि पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो हमारे चैप्टर में छुपे रहते हैं, जो चैप्टर चैप्टर में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो उसमें है हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. तो व्हाट इज मीन बाय हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस? तो हेरिडिटी मीन्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कुछ कैरेक्टर्स है वो आते हैं, उसको बोलते हैं हेरिडिटी. समझ में आया? और ये हेरिडिटरी चेंजेस कैसे होते हैं अपने ये इस लेसन में हम पूरा डिटेल में उसका स्टडी करने वाले हैं. तो सबको मैं क्या बोलती हूँ, एक बार फिर से सुन लो. न्यू स्टूडेंट के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. या अभी ये रिड्यूस बिड्यूस वाला सिलेबस वाला कुछ झंझट नहीं है बच्चों. टॉप टू बॉटम, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक आपको रीड करना है और लर्न भी करना है. तो पहले कभी भी ध्यान में रखना है आपको, जिस लेसन का जो टीचिंग आज होने वाला है, आपको तो अभी पता ही चलेगा कि आज इतना लेक्चर में इतना हुआ, तो नेक्स्ट टाइम ये होने वाला है. तो क्या करना है आपको, जो आज के लेक्चर में होने वाला है उसको आपको एक बार ऐसा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना है. समझ में आया? घर पे बाद में टीचर जब एक्सप्लेन करेगी तो पूरा ध्यान देके, स्क्रीन पे सब दिखता है आपको, कहाँ चलता है क्या है, तो वहां ध्यान देना है, पूरा सीख लेना है. और बाद में जब आप लोग होमवर्क करेंगे
तो होमवर्क का जो आंसर्स है वो जो फाइंड आउट करना है आपको, तो पहला अपना जो टॉपिक है उसको रीड करना है, उसमें से आंसर फाइंड आउट करने हैं, और बाद में आपको रेफरेंस बुक यूज करना है। तो रेफरेंस बुक के लिए मैं बोलूंगी आपको नवनीत के डाइजेस्ट रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इजी लैंग्वेज रहती है उसमें। और बाकी तो चीजें रहती है, किसी को मास्टर की यूज करना है तो कर लो, किसी को और कोई रिलायबल यूज करना है तो कर लो, लेकिन पूरा साल भर एक ही बुक एज अ रेफरेंस बुक करके आपको यूज करना है। 2 महीना ये किया, 2 महीना वो किया, 2 महीना वो किया, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जो पिक्चर, जो इमेज है जो हमारे दिमाग में बैठती है ना, तो पूरी एक कॉपी बोलते हैं ना हम, तो ऐसी कॉपी हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए कि फर्स्ट पेज पे क्या है और सेकंड पेज पे क्या है, इसका आंसर कैसा है, ये सब आपको एक कॉपी करके, आपको फोटो फ्रेम करके आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। इसलिए टेक्स्ट बुक के साथ जो आप रेफरेंस बुक यूज करेंगे वो पूरा साल भर के लिए एक ही रखना है। समझ में आया? और लास्ट एंड में आपको, अगर एंड में जनवरी या फरवरी में आपको 21 जो मिलता है ना, मास्टर की बोलते हैं उसको, नहीं तो या अपेक्षित बोलते हैं उसको, वो मिलता है। वो खाली आपको एक एज अ जो पैटर्न कैसा रहता है कि, नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके लिए आपको लेना है, तो लास्ट में आप उसको रिफर कर सकते हो। समझ में आया? चलो, तो लेट अस स्टार्ट। हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस. You know that heredity is the transfer of biological character from one generation to another generation via genes. समझ में आया? मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था कि हेरिडिटी मीन्स एक जनरेशन से लेके जो हमारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है वो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, लेकिन किसके थ्रू होते हैं? वाया जीन्स. तो जीन्स इज द इम्पोर्टेंट वर्ड. ओके, ईच एंड एवरी वर्ड आपको ध्यान से देखना है बच्चों, और ये अभी से ऐसा सीरियसली सिंसियरली लिसन करेंगे ना आप लोग, तो आपको ये लाइन पढ़ते समय मैं जिस वर्ड पे फोकस करती हूँ, ज्यादा अटेंशन करती हूँ, उस वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है, मार्क करना है। ओके? हाँ, तो आप अपना बुक, टेक्स्ट बुक खोलेंगे ना जब खुद पर रीड करेंगे, प्रिपरेशन के लिए बैठेंगे, तो हाथ में पेंसिल लेके अपना टेक्स्ट बुक जो है ना उसमें मार्किंग करना है, वर्ड को अंडरलाइन करना है। ओके? तो नेक्स्ट टाइम आपको 2-3 बार नहीं, 10 बार आपका रिवीजन होता है, और 10 बार आपका एक एक लेसन का रीडिंग भी हो जाएगा, तो अपने आप पूरा इन शॉर्ट में आपको लेसन ध्यान में भी रहेगा। हमारे बच्चे हैं, उनको देखो, अभी वो बोर होते होंगे कदा, लगता है मुझे। देखो, तो वाया जीन्स हमारे जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रान्सफर होते हैं. ओके? हा. आता परत एकदा मराठीतनं सांगते मुलांना, आणि नंतर मग पुन्हा एकदा मी तुम्हाला हिंदीतनं सांगते, म्हणजे काही मुलं मराठीवाले आहेत त्यांना पण ते व्यवस्थित समजेल, की एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जे काही आपले कॅरेक्टर्स असतात, म्हणजे आपले तुमचे वैशिष्ट्य खाली, ती ट्रान्सफर होतात, पण ती कोणामुळे होत असतात? तर गुणसूत्रांमुळे होत असतात, जीन्समुळे होत असतात. कळतंय? जिओगर जमर जॉन मेंडल इज pioneer of the modern genetics. It took a long time to understand the consequences of his research about heredity. आता हे सगळं जे काय आपण करत असतो की नाही मुलांना स्टडी, तर ते असंच काही टेक्स्टबुक मध्ये देत नाही, त्याला काहीतरी कोणतरी जे फाइंडर असणार आहे की नाही, की आपण जे काही वाचतोय किंवा अभ्यास करतोय, तर ह्याच्या मागे एक सायंटिस्ट असतं की ज्याने खूप असे एफर्ट लावलेले असतात. तर त्या सायंटिस्टचं नाव लक्षात ठेवा मुलांनो, कारण का, तुमचं जनरल नॉलेज चेक केलं जातं की हेरिडिटीशी रिलेटेड जे काही आपण शोध लावले किंवा जे काही आपण प्रूफ तयार केले, त्याच्या मागे कोण होता किंवा कोणत्या सायंटिस्टने हे काम केलेलं आहे. तर त्यांचं नाव आहे ग्रेगॉर जॉन मोंडेल. कळलं? हा, पुढे बघा. In 1901, the reason behind the sudden changes we understood due to the mutational theory of Hugh de Verais. बघा,
ह्युगो डी वेराइज काय केलं त्यांनी? म्युटेशन म्हणजे एकमेकांच्या संपर्कात येऊन त्याच्यामध्ये जे चेंजेस होत आहेत, तर प्रत्येक वेळी जे चेंजेस झाले ते चेंजेस काय आहेत, कशा प्रकारे होत असतात. मीनवाईल इन 1902 Walton Sutton observed the paired of chromosome in the cells of the grasshopper. Until then it was not known to anyone. बघा, आता नेहमी लक्षात ठेवायचंय जेव्हा आपण हा बायोलॉजीचा स्टडी करत असतो की नाही, तेव्हा त्याच्यामध्ये आपण प्लांट्स, अॅनिमल्स आणि क्रिएचर्स किंवा मायक्रोब्स यांचा स्टडी करत असतो. तर ऑफकोर्स जेव्हा तुम्हाला एखादा रिसर्च करायचा असतो तेव्हा आपण डायरेक्टली ह्युमन बिंगला नाही म्हणजे हे करू शकत, कारण ह्युमन बिंगचं जे काय आपण लाईफ म्हणतो ना ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आपण समजलंय ऍज कम्पेअर टू द अदर क्रिएचर्स, अदर अॅनिमल्स. त्यामुळे पहिला स्टडी केला जातो तो नेहमी कोणाचा केला जातो? जे लो कॅटेगरीतले अॅनिमल्स आहेत की नाही त्यांचा केला जातो, आणि त्यांच्यावर मग सगळं रिसर्च केलं जातं, बॉम्बार्डिंग केलं जातं, आणि त्याच्यातनं मग एक एक सोल्युशन आपल्याला मिळतं, आणि मग आपण त्याचा उपयोग ह्युमन बिंगवर हळूहळू करायला लागतो. बघा पुढे, research started in the direction of finding the nature of the genetic material when it was proved that genes are carried via chromosomes. क्या बताया उन्होंने? कि जो हमारे एक जनरेशन से लेके दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो तो जीन्स थ्रू थे. तो जीन्स क्या है? जीन्स में क्या रहता है? तो जीन्स में रहते हैं माइक्रोमोजोम्स. समझ में आया? अभी जाके लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा डीएनए. तो डीएनए ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है. तो डीएनए में ये हमारे जीन्स जो बोलते हैं हम, तो उसका पहला जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम डीएनए. और डीएनए किसके बनते हैं? तो उसमें बहुत सारे क्रोमोजोम्स रहते हैं. तो ये क्रोमोजोम्स है वो पहला हमारा जेनेटिक्स का काम करते हैं, जो कैरेक्टर हम ट्रांसफर करते हैं. थ्रू विच 1944 ट्रायो द साइंटिस्ट ओसवाल्ड अवरे, माइकल McCarthy and Colin Lippon proved that except virus, all living organisms have DNA as a genetical material. Very important line for you. काय सांगितलंय बघा त्यांनी की थ्रू विच 1944 ट्रायो सायंटिस्ट, म्हणजे ट्रायो म्हणजे 3 सायंटिस्ट कोणते आहेत? ओसवाल्ड एव्हरी, सायलिन मॅकर्टी आणि कोलिन मॅकलॉन यांनी प्रूव्ह केलंय. काय केलंय की व्हायरस सोडून बाकी सगळे जे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे? डीएनए ऍज द जेनेटिक मटेरियल. म्हणजे सगळ्यांमध्ये डीएनए नावाचं जेनेटिक जीन्स असतात. कळतंय? डीएनएचा लॉंग फॉर्म काय? डीऑक्सी रायबोन्यूक्लिक ऍसिड. कळतंय? हा, मग आता लक्षात घ्या. आता सध्या मी तुम्हाला सांगते की आपण ज्या व्हायरसमुळे सगळे लॉकडाऊन असतो की नाही, किंवा आपण सगळे जे पॅक झालेलो आहोत त्याच्यामध्ये डीएनए स्ट्रक्चर असणार आहे का? नाहीये. क्लिअर सगळ्यांना? हा, मग इथून तुम्ही थोडस आपल्याला मिळालेलं नॉलेज काय करायचं आहे? अप्लाय करायचं आहे की आपण सगळं आता हा जो प्रॉब्लेम फेस करतोय हा व्हायरसमुळे करतोय. जवळजवळ आता दुसरं वर्ष स्टार्ट झालं तरी आपला हा व्हायरस काय आपल्याला ऐक्य नाहीये, पण त्याच्या बॉडीमध्ये तुम्हाला कुठेही डीएनए मिळणार नाही. कारण का? सायंटिस्ट लोकांनी प्रूव्ह केलेलं आहे की त्या व्हायरस मध्ये तुम्हाला जेनेटिक मटेरियल अजिबात मिळणार नाही. बाकी सगळे जे आहेत तुमचे बॅक्टेरिया, अल्गी, फंगस, ह्या सगळ्यांमध्ये तुम्हाला काय मिळणार आहे? डीएनए मिळणार आहे. क्लिअर सगळ्यांना? पुढे बघा. In 1961, the French genetics Francois Jacob and Jacques Menard proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in bacterial cell. It helped to uncover the genetic codes hidden in DNA. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. काय सांगितलं बघा त्यांनी? किती तुम्हाला असं डीप मध्ये सगळं नॉलेज दिलंय. आता तुम्हाला लगेच नाही कळणार आहे ते, पण तुम्ही जर कंटिन्युअस वाचत राहिलात आणि मिनिंग समजून घेतलं ना, मला तुम्हाला खूप छान इंटरेस्ट येईल की
जेव्हा एखाद्या गोष्टीवर रिसर्च केला जातो तेव्हा एका सायंटिस्टने केला की दुसरे लोक त्याच्यावर काही करतच नाही, लगेच शांत बसलेत असं कधीच होत नाही, नेवर. ते काय करत असतात कि अगर एक साइंटिस्ट ने ऐसा ऐसा कुछ फाइंड आउट किया तो दूसरा साइंटिस्ट क्या करता है, उसके ऊपर और कुछ रिसर्च करता है और इसमें कुछ एरर है क्या फाइंड आउट करता है, अगर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ मिलता है क्या वो भी देखता है। तो एक एक का स्टडी जो रहता है तो दो तीन चार पांच ऐसे मिल के सब साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं और बाद में जाके वो डिक्लेयर होता है कि ये ऐसा ऐसा चलता है और बाद में हमें ऐसा टेक्स्ट बुक में आता है और हम लोग स्टडी में डालते हैं और या स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड्स genetics Francois is Jacob and Jack Monod propose a model for the process of the protein synthesis with the help of DNA in bacterial cells. It helped to uncover the genetic codes hidden in डीएनए. आता डीएनएचं स्ट्रक्चर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की त्याच्यावर कशा प्रकारचे कोड्स असतात, ACTN सगळं दिलेलं असतं मुलांना आणि तुम्हाला मी सगळं शिकवणार आहे. तर तुम्हाला पूर्ण 9th स्टँडर्डला पण तुम्हाला हे सगळं आहे आणि खूप छान असं ए काय असतं, डी काय असतं, टी काय असतं, त्याचं प्रत्येकाचं मिनिंग काय आहे, कशा प्रकारचे अमायनो ऍसिड्स आहेत आणि ते कशा प्रकारे कंबाईन म्हणजे ट्रिपलेट मध्ये येत असतात. तर हे सगळं तुम्हाला आता पण 9th झालेलं आहे, त्यामुळे आता हे तुम्हाला अजूनच थोडस एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिळणार आहे. देअर बाय द टेक्निक ऑफ द रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नॉलॉजी emerged which has vast scope in the field of genetic engineering. The science of the heredity is useful for the diagnosis, treatment, and prevention of hereditary disorder, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial process in which microbes use. अभी हम लोग बोलेंगे कि ये स्टडी हम किस लिए करते हैं, तो कुछ भी हम लोग स्टडी करेंगे, ज्योग्राफी का स्टडी करते हैं, हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, लैंग्वेज का स्टडी करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलता है ना, इसलिए तो हम करते हैं ना। और बहुत सारा ऐसा नॉलेज हमें मिलता है। पूरा ज्योग्राफी का स्टडी इंटरेस्ट से किया ना आपको, आप लोगों ने, तो पूरा वर्ल्ड का मैप आपके दिमाग में रहता है। तो वर्ल्ड में ये कंट्री कहाँ है, कंट्री में स्टेट कहाँ है, तालुका डिस्ट्रिक्ट प्लेस कहाँ है, उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको फाइंड आउट करना है। तो इतना डीप स्टडी और इंटरेस्टिंग स्टडी किया तो ज्योग्राफी हमें बहुत ही इंटरेस्ट ऐसा यूजफुल रहता है। तो बिल्कुल साइंस तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो साइंस बोलेंगे तो पूरा का पूरा स्टडी हमारा जो है, तो पूरा जो हमारे डिसीज है, बॉडी में जो वायरस आते हैं, बॉडी में जो बैक्टीरिया आते हैं, उनके वजह से कुछ कुछ हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उनका डायग्नोसिस करने के लिए ये हमें हेरिडिटी बहुत ही यूजफुल होती है। पहले कभी भी आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहला तो डॉक्टर का क्वेश्चन क्या रहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपके मम्मी डैडी को है क्या, आपके फैमिली में किसी को है क्या, पहला क्वेश्चन रहता है। तो इसका पीछे का रीजन क्या रहता है बच्चों, अगर ये डिसीज आपके लास्ट वाले जनरेशन में है तो वो जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर वाया जीन्स तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफर हुए, तो वो सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है ना उन्होंने। तो जो उनके प्रॉब्लम है तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप मिल जाते हैं, आ जाते हैं, समझ में आया। इसलिए वो पूरा का पूरा साइंस का जो हेरेडिटी का स्टडी है, वो हमारे जो अलग अलग जो डिसीज है उनको क्योर करने में, उनको ट्रीटमेंट देने में, उनको प्रिवेंट करने में बहुत ही यूजफुल होता है। समझ में आ गया। चलो, अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम्म, अभी बच्चों बोलो। हाँ, किसी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं लगता है, अब मैम ज्यादा फास्ट बोलती है क्या, कुछ लेफ्ट होने की जरूरत नहीं है। हमारा लेक्चर 9 बजे तक रहेगा, 8 to 9 ऐसा हमारा टाइम रहता है ना।
हाँ, तो लेक्चर कंटिन्यू रहेगा। मैं खाली यहाँ चैट बॉक्स में आप लिख के दे दो मुझे कि आपको समझ में आता है। हाँ, नहीं आता है तो कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया, कौन सी डेफिनेशन समझ में नहीं है, कहाँ आपको प्रॉब्लम है, ये भी चैट बॉक्स में लिख के आप दे सकते हो। ओके। हाँ, तो बोलो सब ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। यस। और अब हमारे जो लास्ट वाले स्टूडेंट है, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना बच्चों? ओके ओके, ठीक है। हम्म, अभी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये 3 वर्ड है बच्चों। ये हमारे यही डीएनए वाला स्ट्रक्चर है ना, उससे रिलेटेड है। कैसे जिनमें सिंपल एक डेफिनेशन आपको बताई है कि जो हमारे कैरेक्टर्स है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वाया डीएनए वो ट्रांसफर हो जाते हैं, वाया जीन्स वो ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन ट्रांसफर होने का उनका तरीका कुछ अलग है ना, तो उनका भी कुछ एक प्रोसेस रहता है। तो वो प्रोसेस क्या है, इसके लिए 3 वर्ड दिए हैं, और ये 3 वर्ड आपको अलग अलग डेफिनेशन में है, तो उनका अलग अलग मीनिंग है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलोकेशन क्या, ट्रांसलेशन क्या है, और ट्रांसलोकेशन क्या है, वो एग्जाम में आपको एक एक का डेफिनेशन पूछा जाता है। समझ में आया? तो पहले क्या है, कैन यू टेल में आपको बता दिया है, देखो, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आपको ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीएनए का स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा, तो ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसमें आरएनए दो तीन तीन टाइप के हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और ये हमारे आरआरएनए। तो उनको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सब यहाँ मिलेंगे आपको। समझ में आया? ये है ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आता है? हाँ, तो पहला जो मैं डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ कि जो पहला आपको जो राउंड दिया है ना, तो उसका मतलब है हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ऐसा वाला स्ट्रक्चर दिखता है। और ये वेवी लाइन वाला जो स्ट्रक्चर है ब्लू वाला, वो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है। हाँ, तो अगर हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर है डीएनए में। तो उसमें भी लिखा रह दिया है, देखो, टी सी जी है ना, वर्ड्स है ना, ए। तो उनका मीनिंग अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आरएनए पॉलीमेरेज किसको बोले हैं, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स किसको बोले हैं, डायग्राम में देख लो बच्चों, तो पूरा का पूरा पता चल जाएगा आपको। समझ में आया? हाँ, तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो कैसे चलती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। देख लो, mRNA फॉर्म इन न्यूक्लियस। देखते हो एक बार, कुछ छोड़ तो नहीं दिया? हाँ, छोड़ दिया इधर। हाँ, देखो, with the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the function of the cell and thereby control the structure and functioning of the body. Information about proteins synthesis is stored in the DNA. That means each and every structure, each and every word denoted by capital letters, it shows it made up of amino acids. That means प्रोटीन सिंथेसिस। समझ में आया? ये आपको पूरा ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा डीएनए स्ट्रक्चर है, इसमें सबके जो एलिमेंट्स है वो सब के सब प्रोटीन्स के हैं। समझ में आया? Synthesis is stored in DNA and synthesis of appropriate proteins as per equipment is necessary for body. These proteins are synthesized by DNA through the RNA. जो प्रो डीएनए मैं बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, तो डीएनए जो है, जो जो सिंथेसाइज होते हैं, तो उनमें जो प्रोटीन्स रहते हैं उसको ट्रांसफर तो करना है ना बच्चों। तो ट्रांसफर करने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ हेल्पर्स लगते हैं। तो ये है आरएनए। आर स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रल डोग्मा।
वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज सेंट्रल डोग्मा। इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है, जो हमारे जीन्स रहते हैं, तो जीन्स हमारे डीएनए रहते हैं, तो डीएनए के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो क्रोमोसोम्स जो है उनको भी ट्रांसफर करना है ना, तो विद द हेल्प ऑफ आरएनए हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। और ये जो सिंथेसिस वाली जो प्रोसेस है, वो जो डीएनए में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, जो अमाइनो एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, वो सब ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोसेस रहती है वाया आरएनए, उसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? यस। mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on the DNA. Only one of the two strands of the DNA is used in this process. स्टैंड्स बोलेंगे तो आगे जाके आपको बता दूंगी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, हाँ, तो उसमें वो ट्यूब लाइक जो स्टैंड्स खड़े हैं ना, उनको बोलेंगे हम स्टैंड्स लाइक स्ट्रक्चर। ओके। mRNA is produced as per the sequence of nucleotides on the DNA. Only one of two strands DNA is used in this process. The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA and used for synthesis. Besides, there is the uracil in RNA instead of the thymine of the DNA. तो आपको ध्यान में रखना है, mRNA is the type of RNA, that means M stand for messenger RNA, इसलिए उसको शॉर्टकट में बोलते हैं mRNA। तो वो क्या करते हैं, मैसेंजर बोलेंगे तो एक का मैसेज दूसरे को भेजना है, वही काम करते हैं। समझ में आया? तो पहला ध्यान में रखना है कि ये हमेशा सीक्वेंस में रहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सब प्रोटीन्स है, और उनको प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद उनको हम अमाइनो एसिड्स में बोलते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अमाइनो एसिड्स अलग अलग टाइप के रहते हैं, मिनिमम 3 से 4 टाइप के आपको ये अमाइनो एसिड्स है। तो उसमें जो है उनका पूरा नाम भी दिया है, लेकिन आपको जो स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर दिए है ना, उसमें यू दिया है, तो उसका बोलेंगे हम यूरासिल। ए दिया है तो उसको बोलेंगे हम एडानाइन। सी दिया है तो जी दिया है तो उसको बोलेंगे हम ग्यानाइन। तो ऐसे बहुत सारे जो नेम्स है, वो पूरा का पूरा हम नहीं लिख पाते, इसलिए उसको शॉर्टकट में जो पहला लेटर है वो कैपिटल लेटर उसका यूज किया है। समझ में आया? तो फर्स्ट है यूरेसिल ऑफ द आरएनए इंस्टेड ऑफ द थायमाइन डीएनए। तो टी बोलेंगे तो थायमाइन डीएनए है। This process of the RNA synthesis is called as transcription. समझ में आता है थोड़ा थोड़ा? बाद में वो थोड़ा थोड़ा सीखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये अभी फर्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा तो नहीं समझ में आएगा, और ये जो है ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन जब हम पूरा बार बार उसको रट लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो वो अपने आप पूरा स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, पूरा डिटेल में स्टडी आपको मिलेगा, और आपको इझी और आसान लगेगा। समज में आया? आता परत एकदा फक्त सगळ्यांसाठी सांगते मुलांनो, की एक लक्षात ठेवायचं आहे की हे ट्रान्सक्रिप्शन जी तुमची प्रोसेस आहे, ती प्रोसेस करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, आरएनए हेल्प करत असतात। मग आता आरएनए मध्ये तुमचे 3 टाईप मी तुम्हाला सांगितले, एक आहे mRNA, दुसरा आहे rRNA आणि तिसरा आहे tRNA। तर आता सध्या आपली ही ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस आहे, या प्रोसेसमध्ये तुम्हाला हे mRNA आहेत, हे युजफुल आहेत। मग आता ते कसे युजफुल असतात, काय करत असतात, तर आपले जे अमायनो ऍसिड्स आहेत त्या अमायनो ऍसिड्सना काय करत असतात, ते एक एक वेगळ्या सिक्वेन्स मध्ये काय करत असतात, अरेंज केलेले असतात, आणि ते अरेंज केलेले 1 1 2 3 असे 3 बंच बनवलेला असतो, आणि ते 3च्या बंच नंतर पुन्हा अगेन रिपीट होतात, आणि असं करत करत ते काय केले जातात, ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस त्यांची कंप्लीट करतात। आणि ही सगळी जी प्रोसेस आहे, ह्या प्रोसेसला त्यांनी एक नाव दिलेलं आहे, प्रोसेस ऑफ द ट्रान्सक्रिप्शन। समजलं सगळ्यांना? पुढे बघा।
The mRNA formed in this nucleus comes in cytoplasm. It brings in the coded message from DNA. आता मी तुम्हाला सेंट्रल डोग्मा सांगितलं, तर त्या सेंट्रल डोग्मावर पण तुम्हाला क्वेश्चन येतो. आणि आता इथे तुम्हाला आलंय की नाही कोडेड मेसेज म्हणून, तर त्याच्यावर पण तुम्हाला क्वेश्चन येत असतो. हे जे mRNA आहेत ते काय करत असतात बघा. ऑफकोर्स सेल म्हटलं किंवा जीन्स म्हटलं की तुम्हाला काय असणार आहे त्याच्यामध्ये, न्यूक्लियस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑर्गनेल. कळतंय. आता त्याच्यामध्ये काय असतं त्या न्यूक्लियस मध्ये, तर सगळ्यात महत्वाचं सायटोप्लाझम नावाचं एक लिक्विड असतं. कळतंय. तुम्ही सगळ्यांनी मुलांनो प्लांट सेल आणि अॅनिमल सेल 8th स्टँडर्डला स्टडी केलेलाच आहे हा, लक्षात घ्या. म्हणजे तुमचं बेसिक नॉलेज पक्क असणं किती गरजेचं आहे ते बघा पहिलं. जर तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती असतील तर आता तुम्हाला जे काही मी न्यूक्लियस म्हणते त्याचं स्ट्रक्चर तुमच्या डोळ्यासमोर येणार. त्या न्यूक्लियस मध्ये मी तुम्हाला सायटोप्लाझम सांगते ते तुम्हाला लक्षात येणार. जरी सेल छोटासा असेल तरी त्याच्यामध्ये ऑर्गनेल्स भरपूर असतात आणि इच ऑर्गनेल हॅज अ स्पेसिफिक कॅरेक्टर, स्पेसिफिक फंक्शन. समजतंय. इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मेसेज फ्रॉम द डीएनए. काय केलं जातं. आता एक साधा सिंपल सांगते की तुम्हाला कोणी टोचलं की लगेच समजते की नाही. मग तसंच आहे की सेल तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करते. मग ऑफकोर्स सेलमध्ये ज्या काही सगळ्या गोष्टी होतात की नाही त्या ट्रान्सफर केल्या जातात. मग त्या कोणाकडनं ट्रान्सफर केल्या जातात, तर हे तुमच्या डीएनए मध्ये असणारे जे क्रोमोझोम्स आहेत की नाही त्यांच्याकडनं हे सगळ्या गोष्टी तुम्हाला ट्रान्सफर होत असतात. समजतंय. दिस मेसेज कंटेन द कोड्स फॉर द अमायनो ऍसिड्स. आता हे सगळं तुम्हाला समजलं. प्रोटीनचं सिंथेसिस झाल्यानंतर त्यांचं कन्व्हर्शन होतं अमायनो ऍसिड्स मध्ये आणि मग हे अमायनो ऍसिड पुढे काय करतात, त्याची एक कोड बनवतात. मग ती कोड कशी आहे बघा. आता ह्या डायग्रामला मी तुम्हाला थोडस असं हे करून दाखवते म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल. आलं लक्षात. बघा काय आलं. टी म्हणजे टेनाइन, ए ऍडेनाइन, सी कोडॅन आणि टी टेनाइन पुन्हा आलं बघा. म्हणजे कसं दिलंय बघा. वरचं दिलंय तुम्हाला AUGC. अगेन तिथे रिपीट झालं तुमचं ए नंतर तुला काय केला त्यांनी बाहेर काढला. मग त्याची रिप्लेसमेंट कोणाकडे झाली बघा जरा. म्हणजे हे जे आलेत की नाही मुलांना, तर हे नेहमी काय करत असतात, एकामेकाशी कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात बघा. TAUACG आले की नाही. आणि मग ते एकमेकांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर त्यांच्याकडून ते काही ट्रान्सक्रिप्शन घडून येतं आणि त्याच्यानंतर मग पुढच्या सगळ्या गोष्टी आपल्या सगळ्या सिक्वेन्सली 1 बाय 1 होत असतात. त्याला म्हटलेलं आहे त्यांनी कोड. क्लिअर सगळ्यांना. कोड वर्ड काय झाला तो. द कोड फॉर इच अमायनो ऍसिड कन्सिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लिओटाइड्स. क्लिअर सगळ्यांना. की तिघांचा बंच तयार होतो. इट इज कॉल्ड ॲज ट्रिपलेट कोडॉन. आता हे ट्रिपलेट कोडॉन आहे. व्हॉट इज मीन बाय ट्रिपलेट कोडॉन, असा तुम्हाला एक सिंपल क्वेश्चन येतो. की 3 तुमचे जे अमायनो ऍसिड्स आहेत ते एका सिक्वेन्स मध्ये अरेंज होतात. ते एकाच सिक्वेन्स मध्ये अरेंज झाल्यानंतर त्यांचं सिंथेसिस होऊन ते पुढे ट्रान्सफर केले जातात. अँड दॅट प्रोसेस इज ज्या म्हणजे त्या ह्याच्यामध्ये घडते ती 3 तुमच्या त्या ट्रिपलेट मध्ये घडते म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे ट्रिपलेट कोडॉन. क्लिअर सगळ्यांना. Dr. Hargovind Khurana, a scientist of the Indian origin, has made an important contribution in discovery of the triplet codon for 20 amino acids. नाव लक्षात ठेवायचंय मुलांनो की जे काही आपण आता शिकतोय जेनेटिक्सशी रिलेटेड, हेरिडिटीशी रिलेटेड, तर ह्याच्यामध्ये खूप सायंटिस्ट लोकांचा हेल्प आहे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी एक एक स्पेसिफिकेशन करत असताना एक एक सायंटिस्ट लोकांना त्यांनी तिथे इन्क्लूड केलेला आहे की ह्या पोर्शनचा जो स्टडी केलेला आहे तो स्टडी कोणी केला. हरगोविंद खुराना नावाचे जे आपले इंडियन सायंटिस्ट आहेत त्यांनी केलंय. आणि आपल्याकडे 20 अमायनो ऍसिड्स आहेत. त्यातले त्यांनी काय केलेले आहेत, हे ट्रिपलेट कोडांसाठी 3 जे अमायनो ऍसिड यूज केलेत जे सिक्वेन्स मध्ये न्यूक्लिओटाइड्स मध्ये आलेले आहेत त्यांचा स्टडी केला आणि त्यांनी ते डिस्कवर केलं आणि मग त्याचं नाव दिलं ट्रिपलेट कोडॉन. समजतंय. मग हे सगळं श्रेय कोणाला जाणार आहे.
ऑफकोर्स डॉक्टर हरगोविंद खुराना. समजलं सगळ्यांना? तर त्यामुळे ट्रिपलेट कोडॉनशी रिलेटेड वर्ड किंवा सायंटिस्ट आहेत ते आपले खुराना. पुढे, फॉर दिस वर्क ही हॅज बीन अवॉर्डेड विथ द नोबेल प्राइज इन 1968. बघा, विचार करा, तुमचा आता पताच नव्हता, कारण त्याला झाली आता 52 इयर्स. कळतंय सगळ्यांना? हा, म्हणजे एवढ्या वर्षांच्या आधी त्यांनी हे सगळं शोधून काढलं, रिसर्च केलं, आणि मग तुम्हाला आता ते शिकायला मिळतंय, की तुम्ही घरात बसून एक नुसतं टेक्स्टबुक वाचलं की तुम्हाला समजतंय ते की काय आहे. हा स्टडी करत असताना जे आपले जीन्स आहेत ते कसे बनलेले आहेत, त्यांचं स्ट्रक्चर कसं आहे, त्याच्यामध्ये किती टाईपचे अमायनो ऍसिड्स आहेत, त्यांच्यामध्ये प्रोटीन सिंथेसिस कसं होतं, त्यांचा सिक्वेन्स कसा होतो, त्याच्यामध्ये कोणकोणत्या टाईपचे आरएनए आहेत, प्रत्येक टाईपच्या आरएनएचं फंक्शन काय आहे, आणि ते कशा प्रकारे एकमेकांना हेल्प करतात आणि आपली जी चेन आहे ती कंटिन्यू करतायत. तर हे सगळं जे श्रेय आहे ते खूप मोठं योगदान आहे सायंटिस्ट लोकांचं, मुलांना. आणि आपण फक्त आता त्याच्यातनं काय करणार आहोत, रेडीमेड स्टडी चाललाय आपला, की आता तर आपल्याला सगळं हे पिक्चर वगैरे किती छान दाखवतायत बघा. हे मायक्रोस्कोप खाली बघितलं तर ते कसं दिसणार आहे. आता एक साधं सांगते बघा तुम्हाला, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस तुम्हाला असा दाखवला जातो. आता त्या न्यूक्लियसचा फोकस केला किंवा त्याला जर आपण असं व्ह्यू केला तर त्याच्यामध्ये जे तुमचे कोडॉन्स मी तुम्हाला म्हटलं ट्रिपलेट, त्यांना जर तुम्ही असं झूम करून बघितलं तर तुम्हाला हे अशा प्रकारचे त्याच्यावर हे ट्रिपलेटचे बघा, हा लक्षात येईल तुम्हाला. दिसते 3 वर एक असा की सारखा एक बोर्ड तयार केलाय, म्हणजे 3 आहेत म्हणून त्याला ट्रिपलेट म्हटलं आपण. त्याचा एक कोडॉन तयार झाला आणि त्या कोडॉनवर एक तुमचा टीआरएनए आहे, अमायनो ऍसिड बॉल टाईप आहे बघा, दिसतंय? म्हणजे तुम्हाला इथे समजलं जातं मुलांना की कोडॉन कशाला म्हणायचं, त्या कोडॉनमध्ये अमायनो ऍसिड्सचं फंक्शन काय आहे, त्याच्यामध्ये टीआरएनएचा रोल काय आहे, एमआरएनएचा रोल काय आहे, आणि हे कशा प्रकारे फंक्शन होतं किंवा कशा प्रकारे काम केलं जातं. तर ते सगळ्यांना नाही, डायग्राम्स तुम्हाला खूप काहीतरी असं सांगून जातात, आणि शिवाय एक्सप्लेनेशन तर आहेच आहे. आता तुम्हाला ते प्रत्येक ईच अँड एव्हरी वर्डचं मिनिंग समजलं असेल बघा. Each mRNA is made up of thousands of triplet codons. लक्षात ठेवायचं है सगळ्यांनी, कि तुम्हाला मैं mRNA दैट मीन्स मैसेंजर आरएनए के बारे में अब मैंने आपको पूरा बता दिया. तो ये मैसेंजर आरएनए है, तो किससे बने हैं, किससे बने हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. तो ट्रिपलेट बोलेंगे तो 3 आते हैं, तो ऐसे 1000 कोडॉन मिलके वो mRNA बने हैं. समझ में आया? फिर एक बार दिखाती हूँ मैं आपको, ये mRNA का स्ट्रक्चर कैसे रहता है वो दिया है, देख लो. हाँ, mRNA इज द बॉटम या बेस में दिखाया दिया है. उसको अगर हमने माइक्रोस्कोप में देख लिया तो उसका राइबोसोम कैसे दिखता है, और उसका राइबोसोम के अंदर टीआरएनए कैसा वर्क करता है, फंक्शन करता है, और उसके ऊपर जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है उसको अमाइनो एसिड्स बोलते हैं. तो ईच एंड एवरी ट्रिपलेट का कोडॉन का जो ग्रुप जो बनता है उसमें क्या है, कैसा काम चलता है और किसके थ्रू चलता है, ये स्टडी हमने अभी आज करना है. As per the message of the mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. For this purpose, tRNA has anticodon having the complementary sequence to the codon on the mRNA. उसके ऊपर दिया है, देख लिया. टीआरएनए क्या है, तो एंटीकोडॉन है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस दिया है, तो एमआरएनए है उसके पास. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. समझ में आया? ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या है, ट्रिपलेट कोडॉन है, उसके ऊपर राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, राइबोसोम के ऊपर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, और की लाइक स्ट्रक्चर है, उसको आरटीआरएनए बोलते हैं. वो सब प्रोसेस जो है उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन. The amino acid bond in the tRNA by bonded together by peptide bonds. किससे बने हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से बने हैं. अभी पेप्टाइड बॉन्ड क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ. देखो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, दिखाई दिया आपको. हाँ, तो मेन सीक्वेंस कैसे रहता है,
टी के बाद ए आता है, ए के बाद फिर ए सी टी, और उनकी जो म्यूटेशन होते हैं ना, तब उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो रिप्लेसमेंट की जगह क्या होता है, ये जो है तो ए की जगह चेंज आता है, तो ए की जगह किसने लिया, टी ने लिया, और टी के बाद क्या हुआ, फिर चेंज हो गया, जी मिल गया, सी मिल गया। तो ये जो रिप्लेसमेंट हो गया उसको बोलेंगे हम म्यूटेशन। समझ में आया? तो म्यूटेशन होते समय उसमें बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं। ओके, such many chains come together to form the complex protein. These proteins controls various functions in the body of the living organism and their appearance too. म्हणजे ऑफकोर्स मुलांना हे सगळं जे काय आहे की नाही लक्षात ठेवायचं, की तुमचे जे काही जीन्स आहेत त्याच्यावर तुमचे बरेचसे बिहेवियर, तुमचे कॅरेक्टर सगळं तुमचं डिपेंड असतं. आता एक साधं मी तुम्हाला एक्झाम्पल देते. क्लासमध्ये जर तुम्ही असे खूप मुलं असता, तेव्हा क्लासमध्ये तुम्ही एकमेकांची मॅच होत नाही बघा, पण तुम्ही घरात दोनच असलात तरी तुम्ही एकमेकांची मॅच होत असता. एक साऊंड, बॉडी स्ट्रक्चर, तुमचं एक बॉडी लँग्वेजचं स्ट्रक्चर, म्हणजे सगळ्यात तुमचं काय असतं, कुठेतरी एक कॉमन फॅक्टर तुम्हाला मिळतात. तर त्याच्या मागचं रिझन आहे तुमचे जीन्स. कारण तुम्ही एकाच पॅरेंट्स कडनं आलेले असतात, त्यामुळे तुमच्याकडे ते ट्रान्सफर होऊन आलेले जीन्स असतात ते कॉमन असतात मुलांना. मग तेच तुम्हाला इथे आता सांगतात की तो अपीअरन्स आहे तो लिव्हिंग बॉडीमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत असतो. तर ते सगळ्यांना खूप छान म्हणजे इंटरेस्टिंग स्टडी आहे याचा. थोडासाच पार्ट राहिलाय की मग आपलं इथे स्टॉप करू आपण. बघा पुढे, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम कॅन प्रोड्यूस न्यू इंडिव्हिज्युअल्स. सगळ्यांना माहिती आहे आपल्याकडे रिप्रोडक्शन प्रोसेस आहे, त्यामुळे आपण काय करतो नेहमीच एकाकडनं म्हणजे जनरेशन मध्ये तुम्ही प्रोडक्शन मिळवतच असता, मग त्याच्यामध्ये तुमच्या ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आले, मग त्याच्यामध्ये ह्युमन बिंग पण आलं आणि अदर अॅनिमल्स पण आले, प्लांट्स पण आले आणि क्रिएचर्स पण आले. समजते? Due to the genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. कोणामध्येही काहीही चेंजेस शक्यतो मिळत नाही. मी सांगितलं ना तुम्हाला की बऱ्याच वेळेला काय होतंय, तुम्हाला जसेच्या तसे तुमचे हे सगळे आहेत ते ट्रान्सफर होऊन मिळत असतात. तर ते पुढे बघा, ड्यू टू दिस सम ऑफ द कॅरेक्टर्स ऑफ द पॅरेंट्स आर ट्रान्समिटेड टू देअर ऑफस्प्रिंग. मुलांमध्ये कोणाकडनं येत असतात, ऑफकोर्स त्यांच्या पॅरेंट्स कडनं. हावेवर समटाइम्स सडन चेंजेस ऑफर्स इन दोज जीन्स, sometimes any nucleotides of the genes changes its position that causes a minor change. This is nothing but the mutation. आता जेव्हा हे बघा मेन सिक्वेन्स कसा आहे, तर टॉपची लाईन तुमची आहे ते अशा प्रकारे तुमचं मेन सिक्वेन्स असतो. पण इन केस जेव्हा ते ट्रान्सफर होत असतं तेव्हा त्याच्यामध्ये कुठेतरी त्या सिक्वेन्स मध्ये काहीतरी चेंज मिळतो, आणि तो चेंज झाला की ती सिक्वेन्स आहे ती कम्प्लीट डिस्टर्ब होऊन जाते, स्पॉइल होऊन जाते. का? तर तिथेच मग तुमचं ते म्युटेशनच्या वेळेला त्याच्यामध्ये एरर येतो, फॉल्ट येतो. समजतंय? आणि मग त्याचे जे काही इफेक्ट आहेत ना मुलांना, इट्स व्हेरी डेंजर. सम म्युटेशन्स मे बी मायनर बट सम मे बी कन्सिडरेबल. एक्झाम्पल काय दिले त्यांनी, म्युटेशन मे कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाईक सिकल सेल एनिमिया. म्हणजेच जर का कधी समजा म्युटेशन हे जर मायनर असेल तर ते निग्लिजिबल असतं, पण मेजर असेल मुलांना तर त्या म्युटेशन मध्ये जो काही फॉल्ट झालाय त्याचे इफेक्ट तुमचे नवीन ऑफस्प्रिंग जो येत असतो की नाही त्याच्यावर होतो, आणि मग त्याचं जेनेटिक डिसऑर्डर सगळंच्या सगळं स्पॉइल झालेलं असतं. आणि मग त्याला सिकल सेल नावाचे जे काही आजार आहेत की नाही, आता त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला आपल्या 9th बुक मध्ये दाखवलंय बघा, सिकल सेल असेल तर त्या मुलाचा चेहरा कसा असतो, डोळे कसे असतात, त्याचे हात कसे असतात, त्याचा म्हणजे रचना बॉडीची कशी असते, तो नॉर्मल आपल्या माणसासारखा दिसत नाही. म्हणजे जेनेटिक डिसऑर्डर आला तर एवढे सगळे तुम्हाला म्हणजे प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतात. काय करूया मुलांना, आज आपण इथे थांबूया. कोणाला काही समजलं नाही झालं? ठीक आहे. आता आपण काय करूया, कोणी एक काय प्रॉब्लेम असेल तर मला सांगा मुलांना.
ठीक आहे. मराठीतनं सांगितलेलं समजतं, हिंदीमधनं सांगितलेलं समजतं. ओके. नथिंग लाईक डाउट्स, नो प्रॉब्लेम. व्हेरी गुड. येस, क्लिअर सगळ्यांना? व्हेरी नाईस. येस, व्हेरी गुड भैरवी. आय रिअली appreciate your interest. Yes, very good. Lavanya, very nice. Very nice. समृद्धी, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कीप इट अप. म्हणजे खूप मुलांना, मला तर खूप असं छान वाटलं मुलांना, तुम्ही इतकं सिरियसली अख्खं लेक्चर ऐकलत ना. व्हेरी गुड. म्हणजे तुम्हाला मानलंच मी. हा, येस, ऑल द बेस्ट अँड डू युअर बेस्ट. ओके स्टुडंट्स, गुड, व्हेरी गुड. चलो, ओके, बाय बाय. येस, चला, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. बाय बाय.